साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है तो पूछो मत उस पर क्या क्या गुजरती है। लेकिन इस गुजरने के साथ जो उसको लीगल इशू फेस करने पड़ते हैं, वहाँ वह इतना विचलित हो जाता है कि कभी कभी जब आर्बिट्रेशन की कार्रवाई, सेक्शन 25 की कार्रवाई, 138 की कार्रवाई, BNS 316, 318 की कार्रवाई, RRC की कार्रवाई, सिविल रिकवरी सूट, जितने भी मामले चलते हैं उनको लेकर उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल चलता है कि आखिर क्यों कंपनी ने मुझ पर इतने सारे केस कर दिए और मैं कैसे इन लिटिगेशन से बाहर निकलूंगा। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्टर का दर्द क्या है, इसको हम बखूबी समझते हैं और इसको लेकर हमने 500 से ज़्यादा वीडियो पोस्ट किए हुए हैं। कई फर्जी पुलिस, फर्जी लीगल टीम के साथ असली भी पकड़ लो, उनका कई बार कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि हमने उनका पोस्टमार्टम किया है। बावजूद इतनी जानकारियों के पश्चात भी कई लोगों के मन में यह सवाल जहन में उठता रहता है कि सर, क्या कंपनी हमारे ऊपर सारी कार्रवाइयाँ एक साथ कर सकती है। तो साथियों, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपको जानकारी होना जरूरी है। वैसे कई लोगों के दिमाग में यह धारणा फिक्स होती है कि यदि कंपनी ने हमारे ऊपर कोई एक लीगल कार्रवाई कर दी है तो वह दूसरी लीगल कार्रवाई नहीं कर सकती है। लेकिन जनरली लोगों ने ये बात देखी है कि आपने किसी महीने की EMI बाउंस की और EMI बाउंस होते ही 4, 5, 10 दिन बीते नहीं कि आपको रिकवरी एजेंटों के धमाकेदार कॉल शुरू हो जाते हैं, जबकि एक ही EMI बाउंस हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने कंपनियों की किडनी ही चुरा ली है। अब यहां पर सेक्शन 25 का आपको नोटिस आया और आपके खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल हो गया। इससे पहले कि सेक्शन 25 में कोर्ट का समन आपको आता, इसी के बीच में आपको आर्बिट्रेशन की धारा 62 या धारा 21 का नोटिस आ जाता है। दिमाग में बार बार ये सवाल आता है कि क्या सर ये सारी कार्रवाइयाँ एक साथ की जा सकती है। तो सुन लीजिए आज इसका एक परफेक्ट उत्तर। यदि आपने किसी कंपनी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया और आप लोन को रीपे नहीं कर पाए, आपकी EMI बाउंस हो गई, तो EMI बाउंस हुई है तो सेक्शन 25 के अंतर्गत कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत नोटिस देकर आपके खिलाफ कंप्लेंट कार्रवाई करती है। लेकिन इसी बीच में कंपनी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई भी कर देती है। अब क्या ये दोनों कार्रवाई एक साथ की जा सकती है? तो उसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आर्बिट्रेशन की जो कार्रवाई है वह सिविल प्रोसीडिंग है और सेक्शन 25 की जो कार्रवाई है वह क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। जिस तरह किसी व्यक्ति की मानहानि होती है तो मानहानि के अंदर व्यक्ति मानहानि का कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए सिविल कार्रवाई करता है, उसी तरह आपराधिक कार्रवाई भी व्यक्ति संस्थित कर सकता है। इसी तरह यहाँ आर्बिट्रेशन की भी कार्रवाई की जा सकती है, सेक्शन 25 की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आर्बिट्रेशन की कार्रवाई में आप लगातार आपत्ति देते हैं। सेक्शन 25 में चूंकि प्रोसेस है, पहले आपको नोटिस देना है, कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी है, कंप्लेंट फाइल के बाद कोर्ट नोटिस भेजेगा, समन भेजेगा, समन पे आप अपीयर नहीं हुए, बेलेबल वारंट, अलग अलग टाइम अलग अलग प्रोसेस खींचता रहता है। और इसी बीच कंपनी आपके खिलाफ 316 और 318 की BNS कार्रवाई भी कर देती है।
कॉमन सेंस की बात है। एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि यदि आपने 316, 318 का एक्ट किया है, यानी आपने कंपनी के साथ धोखाधड़ी या चीटिंग की है, तो कंपनी को आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं करनी थी, सेक्शन 25 की कार्रवाई नहीं करनी थी, 138 की कार्रवाई नहीं करनी थी। जब धोखाधड़ी की तो सीधे धोखाधड़ी की कार्रवाई करनी थी, BNS 316, 318 में FIR दर्ज करानी थी। इसीलिए अगर ये 2 मुकदमे कंपनी आपके खिलाफ कर देती है, जिसमें सेक्शन 25 हो गया, 138 हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, फिर अगर ये 316, 318 करते हैं तो चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह कुछ राज्यों में बैंकों के लिए अलग कानून बने हुए हैं जहाँ RRC की कार्रवाई होती है। अब यदि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई इन्होंने कर दी है तो RRC की कार्रवाई इनकी चलने वाली नहीं है, यानी एक टाइम में आप एक ही सिविल कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने हमारे अजमेर, जयपुर, गुरुग्राम, दिल्ली, कोटा, इंदौर के कॉन्फ्रेंस वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ हमने एक लंबी डिटेल जानकारी इन सभी कानूनों के बारे में और आपके अधिकारों के बारे में दिए हैं। जिन्होंने उन कॉन्फ्रेंस को सुन लिया ना, यकीन मान के चलिए कि उनको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथियों, एक बात कहूँगा कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है प्रायर नोटिस। और ये ध्यान रखना है आपको कि प्रायर नोटिस कभी भी आपको अपने खुद के हस्ताक्षर के साथ भेजना है। प्रायर नोटिस की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफा बतौर एविडेंस ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखो। कई लोग क्या गलती करते हैं, प्रायर नोटिस मेल से भेजने की गलती करते हैं। कई लोग एडवोकेट के माध्यम से भेज देते हैं, न उनके पास डाक रसीद होती है, न डिलीवरी रिपोर्ट होती है। कई लोगों ने मुझे ऐसे प्रायर नोटिस भी भेजे हुए हैं जिसमें एडवोकेट के लेटर हेड पे तो भेज दिया, लेकिन उस पे एडवोकेट के सिग्नेचर ही नहीं है और उनके पास ओरिजिनल डाक रसीदें भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उन प्रायर नोटिस की कोई भी लीगल वर्थ नहीं होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रायर नोटिस में कभी भी खुद को मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक दिवालियापन नहीं लिखना है, क्योंकि एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जाती है कि वह कानूनी आधारों पर किसी को हायर कर सके या खुद नोटिस भेज सके। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में फंसे कई साथी हमारे चैनल को देखकर, सलाह लेकर, लगातार पोस्ट होने वाली हर जानकारी को देखकर लोन के दलदल से बाहर निकले हैं, जिनके मोहब्बत भरे कमेंट्स आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में मिलते हैं। साथियों, सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। लोन अभी डिफॉल्ट हुआ है या होने वाला है, प्रायर नोटिस भेजिए। सेक्शन 25 का नोटिस आए, 138 का नोटिस आए, आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, BNS 316, 318 का नोटिस आए, हर नोटिस का जवाब दीजिए। याद रखिए, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन कभी भी खुद के माध्यम से जाता है। कई लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन वकील के माध्यम से जाते हैं, तो मैं बता दूं कि कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस पढ़िए, उसमें लिखा होता है कि यदि आप एडवोकेट के थ्रू अपीयर होना चाहते हैं तो उनके वकालतनामे के सहित आप उपस्थिति दे सकते हैं। तो वकालतनामे के थ्रू एडवोकेट को प्रेजेंट करने का मतलब होता है अपनी सहमति प्रदान करना। वही कहता हूं, आपत्ति भेजने का मतलब ये होता है कि आप आर्बिट्रेशन को ही दरकिनार कर रहे हैं। तो साथियों, अपने अधिकारों को जानें, हर चीज को समझने की कोशिश करें। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि यदि आप प्रत्येक नोटिस का जवाब देते हैं, प्रायर नोटिस देते हैं, हर नोटिस मेल नहीं खेलते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, उनकी डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट यदि आप संभाल के रखते हैं, तो यकीन मान के चलिए कि आपने आचार्य द्रोण की भांति खुद की सुरक्षा के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की है और इस चक्रव्यूह के अंदर
अंततः लोन सेटलमेंट ही अंतिम विकल्प बचता है कंपनी के लिए। और हम कहते हैं कि लोन डिफॉल्टर की उम्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओनली 9 मंथ है। 9 महीने में इन सारे तनावों से आप बाहर निकल सकते हैं। वैसे तो हजारों जानकारियां हमने इस चैनल पर दी है, इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो चैनल पर विजिट करके देखिए। और यदि आप हमसे कोई सलाह मशवरा लीगल सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं तो जो नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा है वहाँ पर केवल आपको व्हाट्सएप करना है लीगल सपोर्ट, वहाँ से संपूर्ण जानकारी आपको आएगी। इसी के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।